हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोगों का वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल BNG हिस्ट्री चैनल पर। जो लोग हमसे आप नए जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन उसकी पहुँच जाएगी। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का लेक्चर 1, उत्तराखंड के राज्य प्रतीक चिन्हों के बारे में। तो चलिए हम लोग आगे आज से ये लेक्चर जो शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले से नोट करेंगे, आप लोगों से जो है ये आग्रह है कि जो भी यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट वाइज नोट करवाए जा रहे हैं आप लोगों को इसे याद करना है, इसे अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर देना है, ताकि जो आप लोगों की आगामी परीक्षाएं हैं जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आपका उत्तराखंड पुलिस हो गया, इनमें जो आप लोगों को काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट आप लोग नोट करोगे कि उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य चिन्हों का निर्धारण कब किया गया। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य चिन्हों का निर्धारण किया गया कब? 7/2001 को उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य चिन्हों का निर्धारण किया गया। ये आप पहला पॉइंट इसको आप लोग नोट करोगे। और आज का जो दूसरा नोट हम लोग करेंगे वो है उत्तराखंड का राज्य चिन्ह क्या है। तो आप लोगों को बता दूं, एक गोलाकार मुद्रा में 3 करोड़ की चोटियां और उसके पीछे 4 गंगा की लहरें हैं। जो बीच वाली चोटी है वो अन्य 2 चोटियों से काफी लंबी है, ऊंची है। और जो है जो बीच वाली चोटी है वहाँ पर जो है लाल रंग से, कौन से कलर से आप लोगों को दिखना है? लाल पृष्ठ में अशोकी लाट जो है वहाँ पर क्या है? अंकित है। अशोकी लाट अंकित है। दोस्तों यहाँ आप लोगों को गौर करना है, जो लाल पृष्ठ है ये लाल पृष्ठ ही क्यों बनाया गया है, कोई अन्य कलर क्यों नहीं यहाँ पर चूज किया है। तो लाल कलर चूज करने का हमारे गवर्नमेंट का ये फैसला था कि जो है जो लाल रंग है यहाँ पर जो उत्तराखंड क्रांतिकारी के जो है उत्तराखंड आंदोलन राज्य आंदोलनकारियों में जो शहीद हुए हैं उनके फूल का रंग यहाँ पर लाल है। उनके फूल के रंग जो है लाल से, लाल पृष्ठ में अशोकी लाट लिखी गई है। तो आप लोगों को ये बातें नोट कर देनी है। लाल पृष्ठ क्यों है अभी आप लोगों को बताया है कि जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी में जो शहीद हुए हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी में जो शहीद हुए हैं उनके खून का रंग, उनके खून के रंग का कलर और उनके खून के रंग जो है उनके खून के रंग यानी जो लाल रंग है उससे जो है अशोकी लाट वहाँ पर अंकित है। तो आप लोगों को ये बात नोट करनी है। चलिए अब हम लोग आगे नोट करते हैं। इसके जो नीचे है, इस लाट के नीचे जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, लाट के नीचे जो है संस्कृत भाषा में, अशोकी लाट के नीचे संस्कृत भाषा में लिखा गया है, अशोकी लाट के नीचे संस्कृत भाषा में जो लिखा गया है वो लिखा गया है सत्यमेव जयते। आप लोगों को ये पॉइंट नोट करने हैं, सत्यमेव जयते लिखा गया है। और सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और कौन से भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में इसे लिखा गया है। जो इसके नीचे जो 4 गंगा की लहरें हैं, आप लोगों को 4 गंगा की लहरों को नोट करना है दोस्तों। तो 4 गंगा की जो लहरें हैं वो नीले रंग में शो कर रहे हैं। तो 4 गंगा की लहरें, तो 4 गंगा की लहरें कौन कौन सी है आप लोगों को नोट करना है। सबसे पहले हमारी गंगा नदी है, दूसरा यमुना नदी है, तीसरा काली नदी है और चौथी रामगंगा नदी है। इन चारों नदियों को इसमें क्या किया गया है? इसमें जो है दर्शाया गया है। तो गंगा की 4 लहरें हम लोग पढ़ते हैं, उनमें कौन सी नदी है? गंगा, यमुना, काली और रामगंगा, ये नदियाँ यहाँ पर जो है बताई गई है। तो उत्तराखंड का राज्य प्रतीक में हम लोग इतने पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं, तो इसे सबसे रफ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अगला नेक्स्ट जो हमारा है वो रहेगा उत्तराखंड का राज्य गीत। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड का राज्य गीत में, उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है हमारा? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सशक्त वंदन। उत्तराखंड देवभूमि
सत वंदन, सत वंदन अभिनंदन, सत वंदन, सत वंदन अभिनंदन, अभिनंदन। ये आप लोगों को दोस्तों नोट करना है। उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो क्या है? उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदन अभिनंदन। ये आप लोगों को नोट करना है। यहाँ से वेरी इंपोर्टेंट हो जाएगा कि यह जो है राज्य गीत लिखा किसने? तो ये लिखा हेमंत बिष्ट ने। ये लिखा हमारा किसने? हेमंत बिष्ट ने से लिखा है। हेमंत बिष्ट ने इसे लिखा है कब? आप लोग नोट कीजिए 6 फरवरी 2016। 6 फरवरी 2016 को से हेमंत बिष्ट ने लिखा है। यानी हमारा जो राज्य गीत है उसको किसी ने लिखा है, उसके राइटर कौन है? तो आप लोगों को राइटर याद करना है दोस्तों, वो है हमारा हेमंत बिष्ट, जो उन्होंने लिखा 6 फरवरी 2016 को। अगला इसमें नोट करना है जो राज्य गीत है हमारा, राज्य गीत की जो गायन की जो अवधि है वो कितनी है? 9 मिनट की इसकी अवधि है। कितनी है? 9 मिनट की इसकी अवधि है। राज्य जो गीत है इसकी जो गायन की अवधि है दोस्तों वो हमारी कितनी है? 9 मिनट की है। अगला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, राज्य गीत चयन समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। राज्य गीत चयन समिति, राज्य गीत चयन समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए थे हमने लक्ष्मण सिंह बटोही। लक्ष्मण सिंह बटोही की समिति की सिफारिश पर क्या किया था? इसे उत्तराखंड का राज्य गीत देवभूमि मातृभूमि सत वंदन अभिनंदन जो है ये गवर्नमेंट ने इसे तैयार किया था। अगला इसमें आवाज किसने दिया? तो आवाज 2 लोगों का नाम आप लोग याद रखोगे। इस गीत में जो आवाज दिया है वो एक हमारा दिया है नरेंद्र सिंह नेगी, और दूसरा नाम आप लोग याद रखोगे अनुराधा निराला। दो नाम आप लोग याद रखोगे। उत्तराखंड का राज्य गीत जो हमारा सेकंड टॉपिक यहाँ पर हुआ, ये हमारा उत्तराखंड का राज्य गीत जो सेकंड टॉपिक था उसके आप लोगों को इतने पॉइंट आप लोगों को याद करने हैं। ये बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों के आगामी पेपर में जो परीक्षा आप लोगों की होगी वहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करते हुए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा स्टेप है उत्तराखंड का हो जाएगा राज्य पशु। उत्तराखंड का राज्य पशु आप लोग अगला टॉपिक हमें डालेंगे। उत्तराखंड का राज्य पशु हम लोगों ने गीत पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे उत्तराखंड का राज्य पशु। उत्तराखंड का राज्य पशु सबको पता है पॉइंट वाइज। एक उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? उत्तराखंड का राज्य पशु हमारा कौन सा है? तो कस्तूरी मृग। सबको पता है उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो कस्तूरी मृग है। आप लोगों को कस्तूरी मृग के बारे में पूरी डिटेल से आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कस्तूरी मृग जो इसका वैज्ञानिक नाम किस कुल का है, ये प्रजाति किस कुल की है, आप लोगों को सब इसके बारे में नोट होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इसके बारे में, कस्तूरी मृग के बारे में। तो राज्य पशु का नाम है क्या? कस्तूरी मृग। इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा मास्कस काइसोबोस्टर। सेकंड पॉइंट आप लोग याद रखोगे, इनका वैज्ञानिक नाम वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल के पेपर में वैज्ञानिक नाम भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को वैज्ञानिक नाम याद रखना है, मास्कस काइसोबोस्टर। अगला थर्ड चीज आप लोग यहाँ पर क्या नोट करोगे? तो ये करोगे कि इसको हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। इसे हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है। हिमालय का मस्क डियर, इसे हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आप लोग नोट करोगे, राज्य में कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती है। राज्य में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 4 प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है। कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां उत्तराखंड में पाई जाती है? तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों कि 4 प्रजातियां इसकी उत्तराखंड में पाई जाती है। अगला जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों को याद रखना है, ये कुल किस कुल का है? तो अंगुलोटा कुल का है। यह जो है अंगुलोटा, ये अंगुलोटा कुल का प्रजाति है। अंगुलोटा कुल का है, यानी इसके कुल यानी परिवार किस परिवार का है? तो ये अंगुलोटा कुल का है।
अंगूरोटा कुल का है ये कौन सा हमारा कस्तूरी मृग, जो हमारा राज्य पशु है कस्तूरी मृग, वो किस कुल का है, तो अंगूरोटा कुल का है। ये आप लोग 5वें पॉइंट में नोट करोगे। इसका जो 6वां पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग जो है हिमाचल, सिक्किम और जम्मू, ये जो है हिमाचल, जम्मू और सिक्किम में भी पाए जाते हैं। उत्तराखंड के साथ साथ कौन से अन्य राज्यों में है, तो हिमाचल, सिक्किम और यूपी में आ जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर में ये पाई जाती है। अगला पॉइंट आप लोग नोट करोगे, ध्यान रखना दोस्तों, आप लोग इसको केवल ऐसे याद रखिएगा। तो कस्तूरी मृग है, इसका जो सींग नहीं होता, इससे सींग नहीं होते, बल्कि इसके जो बहुत बड़े बड़े जो है आत्मरक्षण के लिए इसके पास बहुत बड़े बड़े दांत होते हैं, बहुत नुकीले दांत इसके पास होते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसके पास सींग नहीं होता। तो ध्यान रखना, आप लोग नोट कर देना इसे अलग से, इसके पास सींग नहीं होता, लेकिन आत्मरक्षण के लिए इसके पास बड़े क्या होते हैं, बड़े बड़े नुकीले दांत होते हैं। अगला पॉइंट आप लोग नोट करो, ये मृग ये अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता, वेरी इंपॉर्टेंट, कस्तूरी मृग अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता, निवास स्थान नहीं छोड़ता। यह जो है अपना निवास स्थान नहीं छोड़ता। और ध्यान रखना, इसको जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है, जुगाली करना, ये जुगाली करने वाला मृग, इसे जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है, जुगाली करने वाला मृग। जुगाली का मतलब होता है देखभाल करना, हमारे जो गढ़वाल में जुगाली शब्द बोला जाता है देखभाल करने के लिए। तो यानी जब ये अपने निवास स्थान नहीं छोड़ता, इसको ये जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है जुगाली करने वाला मृग किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। अब आप लोगों को अगला पॉइंट नोट करना है। अब इसका जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इसकी जो है औसत आयु 20 साल होती है, यानी कितने साल तक जी लेगा ये, तो औसत आयु इसकी हो जाएगी कितनी, 20 साल, 20 साल इसकी औसत आयु हो जाएगी। और आप लोगों को याद नोट करना है इसकी गर्भधारण अवधि, गर्भधारण अवधि हो जाएगी, गर्भधारण अवधि हो जाएगी, इसकी गर्भधारण अवधि हो जाएगी कितनी, 6 माह, इसकी गर्भधारण अवधि हो जाएगी 6 माह। तो 6 माह इसकी गर्भधारण अवधि हो जाएगी। आप लोगों ने इतना अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब हम लोग कस्तूरी मृग के बारे में आगे इसको जानेंगे। अगला पॉइंट हम लोग बनाएंगे इस पर, गर्भधारण अवधि आप लोगों ने पढ़ लिया, 6 माह होती है गर्भधारण अवधि, इसकी 6 माह होती है। अगला आप लोग नोट करेंगे, इसका जो मुख्य भोजन केदारपाती है, इसका जो मुख्य भोजन है वो केदारपाती है, केदारपाती इसका जो क्या है मुख्य भोजन है, इसका मुख्य भोजन क्या है, केदारपाती, केदारपाती इसका मुख्य भोजन है। अगला पॉइंट आप लोग नोट करोगे, जो कस्तूरी मृग है ये स्वयं में नर है, तो जो कस्तूरी मृग है, कस्तूरी मृग जो है ये स्वयं में क्या है, नर है, और इसका मादा रूप है डफिया, डफिया इसका मादा रूप हो जाएगा, डफिया, डफिया इसका पार्टनर हो जाएगा, डफिया। तो कस्तूरी मृग जो है नर मृग है, आपको ध्यान रखना है, और मादा है डफिया। तो ये आप लोग नोट कर दोगे। इसके बाद आप लोग अगला पॉइंट नोट करोगे, जो कस्तूरी मृग है इसके मृग से क्या प्रयोग होता है, इसके मृग से हमें उपचार होता है दमा, मिर्गी और हृदय रोग का उपचार इससे होता है। दवा मिर्गी हृदय संबंधी रोगों के लिए दवाई बनाई जाती है, दमा मिर्गी हृदय संबंधी रोगों के लिए दवा बनाई जाती है, दवा के लिए क्या बनाई जाती है, के लिए दवा बनाई जाती है। किससे, कस्तूरी मृग से जो कस्तूरी प्राप्त होता है उससे क्या क्या उपचार होता है, तो हमें दमा मिर्गी हृदय संबंधी रोगों के लिए से दवाई बनाई जाती है। आप लोगों को नोट करना है। अगला जो हमारा वेरी इंपॉर्टेंट में आप लोग नोट करोगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट में जो अब हम 11वां फैक्ट जो समझने वाले हैं कस्तूरी मृग में, वो आप लोग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट करोगे। तो हम इसमें पहला पॉइंट बनाएंगे कि जो है कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना, कस्तूरी मृग बिहार की स्थापना आप लोग नोट करना है। इसकी स्थापना 1972 को हुई केदारनाथ वन्यजीव बिहार में, केदारनाथ वन्यजीव बिहार, केदारनाथ वन्यजीव बिहार बिहार के अंतर्गत इसकी स्थापना कब हुई, 1972 को इसकी स्थापना हुई। अगला फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग नोट करोगे कि जो है कस्तूरी
मृग अनुसंधान संस्था। अगर पूछेंगे कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्था, अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना पूछी जाएगी तो 1977, आप लोगों को याद रखना है 1977 को इसकी स्थापना हुई। महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्था, महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्था की स्थापना कब हुई? महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्था की स्थापना 1977 को कहां पर हुई? बागेश्वर। तो आप लोगों को इसको नोट करना है कि ये हमारे कहां पर हुई इसकी स्थापना हो जाएगी बागेश्वर में। अगला पॉइंट आप लोग नोट करोगे, कस्तूरी मृग अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, इसका तो 13 पॉइंट है। अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार, अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना होती है हमारे 1986 को, 1986 को अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना होती है पिथौरागढ़ में। अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कहाँ होती है? पिथौरागढ़ में। इसकी स्थापना पिथौरागढ़ में होती है 1986 को। अगला हम लोग लास्ट नोट करेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट, जो हमारा फैक्ट हो जाएगा वो 14 नंबर का फैक्ट हो जाएगा, वो होगा हमारा कांचुला खर्ग कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना हो जाएगी 1982 को इसकी स्थापना हो जाएगी। कहाँ पर? तो हम लोग नोट करना है कांचुला खर्ग, ये पड़ता है हमारा चमोली में। तो आप लोगों को इतने ये 3 पॉइंट तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना। नंबर 1, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना 1972 को कहाँ पर होती है? केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत होती है। अगला महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान संस्था की स्थापना 1977 को बागेश्वर। आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट भी याद होना चाहिए और पर डेट भी आप लोगों को याद होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट हो जाएगा अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना कहाँ है? तो होती है इसकी स्थापना पिथौरागढ़ में होती है 1986 को, और उससे पहले कस्तूरी मृग विहार प्रजनन केंद्र की स्थापना हो जाती है 1982 को। कहाँ पर? तो कांचुला खर्ग भी याद करोगे आप, और आप लोगों को चमोली भी याद करना है। इतना फैक्ट हम लोगों ने जो है राज्य पशु के ऊपर पढ़ लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा राज्य पुष्प पर मकमल पर होगा। तो अब आप लोग अगला पॉइंट नोट कीजिए, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। अब हम लोग ब्रह्म कमल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने वाले हैं। पुष्प ब्रह्म कमल, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। तो चलिए अब हम लोग ब्रह्म कमल के बारे में यहाँ पर समझते हैं। तो ब्रह्म कमल में आप लोग सबसे पहले पॉइंट नोट करो कि किस कुल का पौधा है? तो एस्टेरेसी कुल का पौधा है। तो यह एस्टेरेसी कुल का पौधा है, ये किसके कुल का पौधा है? एस्टेरेसी कुल का यह पौधा हो जाएगा पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इसका वैज्ञानिक नाम नोट करो आप लोग, सॉसोरिया अबवेलिडा, वैज्ञानिक नाम सॉसोरिया अबवेलिडा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सॉसोरिया अबवेलिडा। इसका थर्ड पॉइंट आप लोग नोट करोगे कि ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम क्या है? कौलबदम, यानी उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो इसको कौलबदम के नाम से जानते हैं। तो स्थानीय भाषा में नाम लिख दो, स्थानीय भाषा में इसका जो नाम है कौलबदम है, कौलपदम स्थानीय भाषा में इसका नाम हो गया। अगला चौथा पॉइंट आप लोग नोट करोगे, तो महाभारत के वन पर्व में क्या बोला जाता है इसको? तो महाभारत के वन पर्व में, तो महाभारत के वन पर्व में से सौगंधित पुष्प कहा जाता है, सौगंधित पुष्प इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौगंधित पुष्प इसे कहा जाता है। महाभारत के वन पर्व में कहा जाता है सौगंधित पुष्प। अगला पांचवा पॉइंट आप लोग नोट करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोग नोट करना। पांचवा पॉइंट जो है, नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? नेपाल में टोप गोला कहा जाता है। नेपाल में ब्रह्म कमल को कहा जाता है टोप गोला,
ये टॉप गोला को आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग गोला ही कर दीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टॉप गोला, तो नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या बोला गया है, तो टॉप गोला बोला गया है। ये आप लोग इंपॉर्टेंट करके नोट कर देना, पांचों फैक्ट। चलिए अब आगे छठवां फैक्ट हम लोग पढ़ते हैं कि जो है इसको हिमाचल प्रदेश में दूधा फूल कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में क्या नाम है इसका, हिमाचल प्रदेश वाले इनको बोलते हैं दूधा, इसको बोलते हैं दूधा फूल, इसको बोलते हैं दूधा फूल। हिमाचल प्रदेश वाले क्या बोलते हैं, दूधा फूल। नेपाल वाले क्या बोलते हैं, टोपोला। उत्तराखंड वाले जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कौन पदम। और महाभारत के वन पर में क्या बोला जाता है, सौगंधित पुष्प। ये चार पॉइंट आप लोगों को नोट करना है। अब आप लोग अगला नोट कीजिए, कश्मीर में। चलिए कश्मीर वाले कहाँ पीछे रहने वाले हैं, कश्मीर वाले क्या बोलेंगे, इसको गलगल बोलते हैं। कश्मीर वाले गलगल इसको कहते हैं। कश्मीर वाले क्या बोलते हैं, गलगल। कश्मीर वाले गलगल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये पॉइंट नोट कर देना। नेपाल स्थानीय भाषा, महाभारत के वन पर्व। नेपाल वाले, हिमाचल वाले, कश्मीर वाले क्या क्या बोलते हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद कर देना। अगला जो हमारा जो 8वां पॉइंट होगा वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके आप लोग नोट कीजिए। इसमें हम लोग लिखेंगे ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में प्रजाति, ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में प्रजाति। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड में इसकी प्रजाति है 24 और पूरे भारत में, पूरे इसमें उत्तराखंड में, पूरे विश्व में, पूरे भारत की आप लोगों को विश्व में नोट करना है 210। विश्व में कितने हैं, 210 प्रजाति हैं। ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजाति है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों को 24 में टिक करके आना है। अगर विश्व का पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 210। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो ये ब्रह्म कमल है इसे तोड़ा कब जाता है, तो इसको केवल इसको यह जो है ये ब्रह्म कमल मां नंदा का प्रिय पुष्प है। तो इसको नोट करोगे आप, मां नंदा का प्रिय पुष्प है, प्रिय पुष्प है। मां नंदा में आप लोग इसको स्टार कर दो, मां नंदा का प्रिय पुष्प है कौन सा, ब्रह्म कमल। और यह नंदाष्टमी को तोड़ा जाता है। ये कब तोड़ा जाता है, यह नंदाष्टमी, ये नंदाष्टमी को तोड़ा जाता है। ब्रह्म कमल कब तोड़ा जाता है, तो ब्रह्म कमल तोड़ा जाता है हमारा नंदाष्टमी को। और मां नंदा का प्रिय पुष्प होने के कारण नंदाष्टमी में मां नंदा की अष्टमी आती है, तो उस दिन इसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, क्योंकि ये मां नंदा का प्रिय पुष्प इसको बोला गया है। अब हम लोग आगे नोट करेंगे, इसे हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। हिमालयी पुष्पों का सम्राट यहाँ पर नोट कर देते हैं, इसे हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। हिमालयी पुष्पों का सम्राट भी इसको कहा जाता है, जिसको ब्रह्म कमल को कहा जाता है। अब हम लोग आगे नोट करने वाले हैं। तो आगे हम लोग इसके बारे में कुछ अन्य चीजें यहाँ से जानेंगे। तो हम लोग 10 पॉइंट हमने यहाँ से कर लिए हैं, हम लोग 11 पॉइंट जो करते हैं। आप लोग 11 पॉइंट बनाओगे इसमें कि ब्रह्म कमल एक साल में केवल एक ही बार खिलता है। ब्रह्म कमल एक साल में केवल एक ही फूल देता है। एक साल में ब्रह्म कमल क्या करता है, एक साल में केवल एक ही पुष्प। ब्रह्म कमल में एक साल में, ब्रह्म कमल में एक साल में, या जो ब्रह्म कमल होता है वो एक साल में एक पुष्प देता है, एक पुष्प देता है। आप लोग इस तरह से नोट करें, ब्रह्म कमल एक साल में एक पुष्प देता है। अगला 12वां पॉइंट आप लोग नोट करोगे, ये अर्धरात्रि को खिलता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करना है, ये अर्धरात्रि को खिलता है, अर्धरात्रि को खिलता है। क्या खिलता है अर्धरात्रि को, तो ब्रह्म कमल कब खिलता है, अर्धरात्रि को खिलता है। और विश्व में अर्धरात्रि का देश किसे कहा जाता है, अर्धरात्रि का देश विश्व में किसे कहा जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जरूर दोगे कि अर्धरात्रि का देश किसे कहा जाता है। अगला यहाँ पर आप लोग नोट करोगे जो, तो ये ब्रह्म कमल के बारे में हमने कम से कम 12 फैक्ट यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने सीख लिए हैं। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और इसको याद करते रहे, साथ साथ जिंदा डरना आप लोग याद करोगे, रिपीट जितना आप लोग इनके करोगे तो आप लोगों को उतना ही बेनिफिट अगली परीक्षाओं में मिलने वाला है।
तो चलिए अब राज्य पुष्प जो हमारा ब्रह्म कमल है, इसके बाद हम लोग राज्य वृक्ष के बारे में नोट करेंगे। तो राज्य वृक्ष आप लोग राज्य वृक्ष नोट करोगे। इससे पहले आप लोग पुष्प ले लेना अपने वृक्ष। राज्य वृक्ष है हमारा बुरांस। तो चलिए अब बुरांस के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये नोट करोगे उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस। अब हम सेकेंडली इसमें नोट करेंगे ये सदाबहार वृक्ष होता है। सदाबहार, ये सदाबहार वृक्ष होता है, पर्वतीय वृक्ष नहीं होता, ध्यान रखना, ये सदाबहार वृक्ष होता है। आप लोग पर्वतीय वृक्ष करके नहीं आओगे, सदाबहार वृक्ष आप लोगों को इसमें याद करना है। अब आ जाते हैं इसका वैज्ञानिक नाम, बुरांस का वैज्ञानिक नाम। बुरांस का वैज्ञानिक नाम जो होगा हमारा रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। आप लोगों को नोट करना है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग नोट करो ये एरिकेसई, ये एरिकेसई कुल का पौधा है। एरिकेसई कुल का पौधा है। ध्यान रखना, आप लोगों को वैज्ञानिक नाम भी याद होना चाहिए और किस कुल का है, किस जनरेशन का है, आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए। तो ये एरिकेसई कुल का पौधा है, वृक्ष है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में से बुरांसू पाया जाता है। अगला पॉइंट आप लोग नोट करोगे, चौथा पॉइंट आप लोग नोट करोगे, हिमाचल प्रदेश में बुरांसू पाया जाता है। हिमाचल वाले क्या बोलते हैं इसे, बुरांसू कहते हैं। हिमाचल वाले को बुरांसू कहते हैं। हिमाचल प्रदेश वालों ने बुरांसू बोल दिया, ठीक है। और कन्नड़ भाषा में इसे बिली कहा जाता है, कन्नड़ में। चलिए कन्नड़ वाले कहाँ पीछे रहेंगे, कन्नड़ वाले क्या बोलेंगे, कन्नड़ वाले इसे बोलेंगे बिली। क्या बोलते हैं, बिली बोलते हैं। कन्नड़ वाले इसे बिली बोलते हैं। कन्नड़ वाले इसे क्या बोलते हैं, बिली बोलते हैं। अगला पॉइंट आप लोग नोट करो, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, वेरी इंपोर्टेंट। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प, नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है। तो ये पॉइंट आप लोग वेरी इंपोर्टेंट करके नोट कर लेना। ये यहाँ पर लिख देता हूँ, वेरी इंपोर्टेंट, आप लोगों को नोट करना है। हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है और हमारा उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। उत्तराखंड का राष्ट्रीय पुष्प है और नेपाल का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है। अगला आप लोग नोट करोगे ये हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का, उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का, हिमाचल प्रदेश और हमारा नागालैंड का ये क्या है, राज्य पक्षी है, राज्य पुष्प है, सॉरी राज्य पुष्प है। तो क्या क्या नोट करोगे, ये उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पक्षी है और जबकि नेपाल का क्या है, ये राष्ट्रीय पुष्प है। आप लोगों को सॉरी राज्य पुष्प नहीं, वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ पर आप लोग नोट करोगे, राष्ट्रीय पुष्प। चलो राज्य पुष्प नोट करना है, वृक्ष पुष्प। तो आप लोग पुष्प करो या वृक्ष करके नोट करो, एक ही बात है। राष्ट्रीय वृक्ष यहाँ पर नोट करने को हमें राज्य वृक्ष है, ठीक है। तो आप लोग चाहे वृक्ष ले लो, चाहे पुष्प ले लो, फूल है बुरांस, तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे आप यहाँ पर वृक्ष ले लो, चाहे आप पर पुष्प ले लो, एक ही बात है। मैंने यहाँ पर हटा दिया है, तो आप लोगों ने लिख दिया होगा, तो आप लोग वहाँ पर ना हटाएं तो अच्छा रहेगा। 8वां पॉइंट आप लोग नोट कीजिए कि भारत में बुरांस की कितनी प्रजातियां हैं, तो 87 प्रजातियां हैं। भारत में कितनी प्रजातियां हैं, 87 प्रजातियां हैं। भारत में कितनी प्रजाति है बुरांस की, तो 87 आप लोगों को नोट करना है, इसकी प्रजाति है। अगला आप लोगों को नोट करना है, इसमें फूल कब खिलता है, अप्रैल से फरवरी से अप्रैल। 9वां फूल खिलने का समय देखो, फरवरी से अप्रैल, फूल खिलने का समय है हमारा फरवरी से अप्रैल। अगला आप लोग नोट कीजिए कि बुरांस के फूल में मिथेनॉल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। इसमें मीथेनॉल होता है। क्या चीज होता है, इसमें मीथेनॉल होता है। आप लोग मीथेनॉल को इंपॉर्टेंट करके आगे शो करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कौन सा पाया जाता है, मिथेनॉल। केमिस्ट्री का आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मिथेनॉल पाया जाता है किसमें, हमारे बुरांस में जो है मिथेनॉल पाया जाता है। अगला पॉइंट आप लोग नोट करोगे कि इसको क्या किया, इसके जो ये बुरांस होता है, ये डायबिटीज में फायदेमंद होता है। अगला आप लोग नोट कीजिए 10वां पॉइंट, डायबिटीज में फायदा होता है। डायबिटीज में क्या होता है, फायदेमंद।
यानी अगर आप लोग बुरांस के जूस का अगर आप लोग सेवन करते हो तो डायबिटीज से फायदेमंद आप लोगों को मिलेगा, डायबिटीज से आप लोगों को छुटकारा मिलेगा। ये आप लोग नोट करोगे। अगला लास्ट पर सभी को बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम, बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम, चलो मैं इसे रख करके नोट कर देता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, संरक्षित वृक्ष इसको घोषित किया गया। बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम, बुरांस वृक्ष को वन अधिनियम 1974 के द्वारा संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। इसको आप लोग वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके आप लोग इसे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि बुरांस को वन अधिनियम 1974 के द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है बुरांस को कब संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है, तो आप लोगों को डेट याद करना है 1974 आप लोगों को याद करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर, हमारा राज्य पक्षी।